इसमें इसी तरह का झूठ का सामान बिक रहा है और बिकता रहेगा। ये पूरी कोशिश की जा रही है और विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि किसी तरह से हमारे देश की जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसको रोका जाए, उसको थामा जाए और उसे डिस्टेबलाइज किया जाए और आर्थिक तौर पर अराजकता फैलाई जाए। इस रिपोर्ट का भी यही मकसद है। आप देखिए हमारा इतना स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारे बैंक्स कितने मजबूत हैं, हमारे पीएसयूज कितना बेहतर काम कर रहे हैं, हम टॉप 5 इकोनॉमीज में हैं। हमारा विकास दर आप देखिए कि क्या शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई लोगों को और कई देशों को ये बर्दाश्त नहीं है और ये वही टूल किट आपका गैंग है जो बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है इन तरह की रिपोर्ट्स को। चाहे वो बीबीसी की फिल्म आती है तो कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं या फिर पेगासस मामले उठाए जाते हैं, जो उठाए तो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार को और देश को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसका असली में उसके पीछे क्या सच है ये सामने नहीं आता, क्योंकि ये भी जानते हैं कि पूरी तरह से ये कवर अप है, छुपाने का काम है और देश को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे कैंपेन्स लगातार चलाए जा रहे हैं जो प्रायोजित हैं और पूरी तरह से सुनियोजित हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस तो चाहेगी ना कि अराजकता का जो भी टूल किट कैंपेन चल रहा है और वो उस कैंपेन के जरिए जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को जिस पर प्रहार किया जा रहा है, उन सभी सारी की सारी झूठी खबरों को तूल मिले तो वो तो इस तरह के झूठ को मान्यता देंगे, क्योंकि वहीं से तो हो रहा है ये सब और कोई चाहता नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़े। तो जो डिस्टेबलाइज करने वाली ताकतें हैं उनके साथ कांग्रेस पूरी तरह से मिली हुई है। आप देखिए क्या हो रहा है बांग्लादेश में, किस तरह के संगीन इल्जाम लग रहे हैं राहुल गांधी पर, उनकी मुलाकात किससे हुई, क्यों बांग्लादेश के मामले में जहां पे आप देखें किस तरह से अराजकता है उस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं राहुल गांधी। वहां पे क्या हाल हो रहा है हमारे हिंदू भाई बहनों का, उस पर पूरा विपक्ष चुप है। लेकिन भारत में आर्थिक अराजकता हो, हिंडन रिपोर्ट पूरी तरह से सच्ची है, हमारे देश के बैंक गलत हैं, हमारे सेबी गलत है, हमारे देश के न्यायालय गलत हैं, हमारे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गलत है, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है। मैम एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की कथित तौर से बॉडी पाई जाती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शी इज ब्रूटली रेप्ड, तो उसको लेकर के अब पूरे डॉक्टर्स में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, जगह जगह रेजिडेंट डॉक्टर्स को। देखिए न सिर्फ डॉक्टर्स में बल्कि पूरे देश में एक शॉक की वेव है और यकीन नहीं आ रहा है कि एक यंग डॉक्टर के साथ जो अपनी ड्यूटी कर रही थी किस तरह से उसके साथ रेप होता है, उसके पूरे शरीर में चोटें आई हैं और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि वहां की सरकार इतनी निर्लज है और ये पूरा विपक्ष आप देखिए, इनके देखिए कितने निर्लज हैं ये लोग कि उस पर एक भी उनका ना तो बयान आया है, ना उनकी तरफ से माफी आई है, ना जांच की मांग आई है, ना उन्होंने उस सरकार को के बारे में और उसका जो इनएक्शन रहा है और जिस तरह का वहां प्रबंधन है, एक भी चीज उन्होंने बोली है। पूरी तरह से खामोश हैं सब लोग, क्योंकि ये जो एक हमारी बहन की, एक डॉक्टर बच्ची की जो मौत हुई है और उसके साथ रेप हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो जाहिर है सब लोग चुप रहेंगे। मनीष सिसोदिया जी अब जेल से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब बाहर हैं, उनको इलेक्शन इंचार्ज भी बना दिया गया। देखिए आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से और उनके नेताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही फैसला है, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं, शराब की बोतलें बांटनी पड़ेंगी, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे घर घर वो शराब की बोतलें बांटेंगे, इसके तो एक्सपर्ट हैं ही मनीष जी, बहुत इतना अनुभव उनका रहा है, तो उनके हिसाब से बहुत सही डिसीजन है। लेकिन आप ये सोचिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि अगर सब लोग हम लोग मिल जाएं तो 24 घंटे में हम अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? बांग्लादेश में आपने देखा है क्या किया है वहां पे बाकायदा जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट में घुसकर लोगों ने उनका रेजिग्नेशन लेटर,
उनका त्याग पत्र उनसे लिखवाकर उनको बाहर निकाला है। तो एक कुछ इस तरह की मंशा है मनीष सिसोदिया की। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये सारे फैसले हमारे सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा, बाकी कोर्ट्स नहीं लेंगे? क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को चुनौती दे रहे हैं? क्या वो हमला करने की बात कर रहे हैं? क्या वो इस तरह से बाकायदा गुमराह कर रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि सब लोग मिल जाएं, मिलजुल कर सुप्रीम कोर्ट को क्या ये लोग चुनौती देंगे? और क्या चीफ जस्टिस को इस तरह से ललकार कर वो त्यागपत्र लेकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई करेंगे? क्या मतलब है उनका इस बात से कि 24 घंटे के अंदर हम रिहाई कर लेंगे? मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो किसको चुनौती दे रहे हैं? ये बहुत ही संगीन सवाल है और आप लोग जरूर ये सवाल पूछिए, इनका ये कहने का क्या मतलब है कि अगर 24 घंटे हमें मिल गए और हम लोग सब एक साथ हो जाएं, पूरा विपक्ष, तो हम लोग अरविंद केजरीवाल को निकलवा लेंगे? कैसे निकलवा लेंगे? मैम, एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि सेना और आतंकवादियों की मिलीभगत है, जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ और तमाम आतंकी गतिविधियां घाटी में। देखिए, हमारी विपक्ष की पार्टियों ने हमारी सेना पर बहुत ही भद्दे और गंदे इल्जाम लगातार लगाए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या और भी, चाहे वो हमारे सेना प्रमुख जो हमारे सीडीएस जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, फॉर्मर सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में गंदे अपशब्द का इस्तेमाल हो। लेकिन अब तो फारूक अब्दुल्ला जी ने हद पार कर दी है। कभी वो चेताते हैं कि हम लोग अगर मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, यानी कि हमें उनसे डरना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो अब कह रहे हैं कि हमारी देश की सेना और हमारी आर्मी मिली हुई है आईएसआई के साथ, पाकिस्तान के साथ, और उसके चलते ये सब संभव है, इससे ज्यादा घिनौनी और सेडिशियस बात, देशद्रोह की बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है ना सिर्फ वो माफी मांगे, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस इस पर उनका क्या रुख है साफ करें। क्या वो हमारी सेना के बारे में इस तरह की बात करेंगे? यहाँ पूरा देश है, जब हमारे किसी भी सैनिक की जान जाती है, जाहिर कर रहे थे उस कंडीशन पर। देखिए, जब हमारे सैनिक की मौत होती है पूरा देश रोता है। और आप देखिए किस तरह का यह बयान है। ये वो बाकायदा हमारी सेना पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, जो क्या वो हमारी सेना को पाकिस्तानी आर्मी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? वहां पे होता होगा ये सब, लेकिन हमारी सेना को गद्दार कह रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको ट्रेटर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसानी से इनको इसके साथ छोड़ देना चाहिए। उनको इस पर माफी भी मांगनी चाहिए और पूरे विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या वो भारतीय सेना को गद्दार समझते हैं? देखिए, हमारी विपक्ष की पार्टियों ने हमारी सेना पर बहुत ही भद्दे और गंदे इल्जाम लगातार लगाए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या और भी, चाहे वो हमारे सेना प्रमुख जो हमारे सीडीएस जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, फॉर्मर सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में गंदे अपशब्द का इस्तेमाल हो। लेकिन अब तो फारूक अब्दुल्ला जी ने हद पार कर दी है। कभी वो चेताते हैं कि हम लोग अगर मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, यानी कि हमें उनसे डरना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो अब कह रहे हैं कि हमारी देश की सेना और हमारी आर्मी मिली हुई है आईएसआई के साथ, पाकिस्तान के साथ, और उसके चलते ये सब संभव है, इससे ज्यादा घिनौनी और सेडिशियस बात, देशद्रोह की बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है ना सिर्फ वो माफी मांगे, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस इस पर उनका क्या रुख है साफ करें। क्या वो हमारी सेना के बारे में इस तरह की बात करेंगे? यहाँ पूरा देश है, जब हमारे किसी भी सैनिक की जान जाती है, जाहिर कर रहे थे उस कंडीशन पर। देखिए, जब हमारे सैनिक की मौत होती है पूरा देश रोता है। और आप देखिए किस तरह का यह बयान है। ये वो बाकायदा हमारी सेना पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, जो क्या वो हमारी सेना को पाकिस्तानी आर्मी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? वहां पे होता होगा ये सब, लेकिन हमारी सेना को गद्दार कह रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको ट्रेटर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसानी से इनको इसके साथ छोड़ देना चाहिए। उनको इस पर माफी भी मांगनी चाहिए और पूरे विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या वो भारतीय सेना को गद्दार समझते हैं?